Hello children, welcome back to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए थे उसमें मैंने उसको डिस्कस किया है। You can just go through those videos to get an idea कि हमारा फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ यू विल लर्न अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो शुरुआत करते हैं इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। One of the most important uniqueness of the Indian Constitution. Indian Constitution का जो आर्टिकल 1 है, it is dealing with the name as well as describing India as a union of state. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया को किस तरह से डिफाइन किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नोवेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, लेकिन इसके बाद भी इंडिया के अंदर आप देखेंगे जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ये हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करता है। तो इसलिए इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल इंडिया को आप कह सकते हैं एक क्वासी फेडरल कंट्री, राइट? अब एक फेडरल कंट्री क्या होता है? इफ यू रिमेंबर कि फेडरल जो हमारा फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म ये हमारा इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which there exist two or more levels of government, two or more levels of government। तो ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट, राइट? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला फीचर अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म, हम एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और इंडिया एज अ फेडरल कंट्री दोनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का आपका रिवीजन हो जाएगा और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर हमारा दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो mainly we have in the beginning when our constitution was implemented we have two levels of government. Later on the third level of government, that is what we call the local self government, it was added by the Constitutional Amendment Act in 1992। तो पहला हमारा फीचर क्या है? That is in India
In India, there exist three levels of government. तीन लेवल हमारे यहां गवर्नमेंट के हैं. वन, you know, central government, or you can say the union government. Then we have the state government, and the third one is the local self government. So this way in India we have the three levels of government. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब दूसरी चीज हमारा फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिवीजन ऑफ पावर्स between union and state government. And state governments are specified by the Constitution of India. By the Constitution. यानी कि ये जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, स्पेशली यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि आगे फर्दर डिस्कशन में हम इसी के साथ जाने वाले हैं. अदरवाइज वी कैन इंक्लूड हियर द पावर्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. The powers of the local self governments are also specified in our constitution. लेकिन बेसिकली हम यहां पर डिस्कस करेंगे बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये डिवीजन ऑफ पावर्स भाई हमारा किस तरह से होगा? क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि हमारा जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन्स. वो किसको गवर्न करते हैं? सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ इज बीइंग गवर्न्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर मैं लोकल लेवल पर बात करूं तो मुझे मैं जिस भी सिटी में रहता हूं उस सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटी है या विलेज पंचायत है, वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है लोकल एरिया के लिए, आई एम बाउंड टू फॉलो देम. दूसरा, आई हैव बीन गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम. तो स्टेट गवर्नमेंट भी मुझे गवर्न कर रही है ना, तो वो जो भी लॉ बनाएगी उन सारे लॉज को मैं फॉलो करना पड़ेगा. थर्डली, ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट भी जो भी लॉ बनाएगी वो भी मुझे फॉलो करने हैं. सो दिस इज व्हाट आप कह सकते हो कि जो हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमारा सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. लेकिन उनकी जो पावर्स होती हैं, जो भी उनकी पावर्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन की है यानी कि लॉ बनाने की है, या एडमिनिस्ट्रेशन की है, या टैक्सेस को इंपोज करने की है, वो पावर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से डिफाइन करता है कि हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सो इन इंडिया वी फाइंड दैट
डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच में किया जाता है बाय 3 लिस्ट। 3 लिस्ट यहां पर स्पेसिफाइड की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 दैट इज द यूनियन लिस्ट। अब ये जो हमारा यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट में हमारे वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और जिस पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश के लिए हमको चाहिए। तो ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट और यू कैन से द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओवर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। उस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती। तो इन इंडिया द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 subjects, 100 subjects of national importance, national importance, national importance, right? Only union government can make laws over the subjects mentioned in the union list, right? अब ये हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक दैट ऑफ डिफेंस। We require a uniform policy. Currency, railways, right? Atomic energy, right? Civil aviation, right? So these are some of the examples you can take, right? These are all subjects, you can say some of the subjects जिन पर हमको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या हम कहें यूनियन गवर्नमेंट ही इस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ नहीं बना सकती। सेकेंड, अनदर लिस्ट दैट इज व्हाट वी कॉल द स्टेट लिस्ट। Now this state list, अब जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है, इस स्टेट लिस्ट में हमारे वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं विच आर ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, जिस पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो सारे सब्जेक्ट्स जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं? स्टेट लिस्ट में, राइट? सो कंसिस्ट ऑफ टोटल 61 subjects on which only state government can make laws, right? जिस पर केवल हमारा, ठीक है, कौन लॉ बनाता है? स्टेट लिस्ट। ऐसा नहीं है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नहीं बना सकती लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो एक होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन जहां पर आपका किसी भी कंट्री के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो अपनी पावर्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ वो क्या करती है, शेयर करती है। तो ऑब्वियसली वो वहां पर किसी को ज्यादा पावर दे देती है, किसी को कम पावर देती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट। तो दिस इज व्हाट इन पर केवल और केवल हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती हैं। तो इंडिया के अंदर हमारा स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, पार्लियामेंट भी इस पर लॉ बना सकती है अगर मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स दे डिमांड, अगर 50% से ज्यादा इंडिया के स्टेट्स डिमांड करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इशू पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए, उसी केस में वो क्या करेगी, उस पर लॉ बनाएगी, अदरवाइज राइट। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो, एग्जाम्पल वी कैन हैव पुलिस, राइट, ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट, म्युनिसिपैलिटीज, राइट। इज इट क्लियर? तो पुलिस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, देन यू कैन हैव एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिन पर हमारा स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। The third list that we have, concurrent list. Concurrent list. Concurrent list, this consists of 52 subjects. हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें लॉ बना सकती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना दे तो क्या होगा? देन उसके केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई करता है दैट इन केस इफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अगर किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना देते हैं विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा इट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा यानी कि जो सेंट्रल लॉ होगा, यूनियन जो लॉ होगा, वो स्टेट लॉ को क्या करेगा? ओवररूल करेगा या उसको प्रिवेल करेगा, राइट। सो दिस कंसिस्ट ऑफ 52 सब्जेक्ट्स on which both the central as well as the state government can make laws, right? For example, you can take the example like that of marriage, succession, adoption, divorce, right? Then education, health. So these are some of the subjects over which both the central government and the state government can make laws. आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे सब्जेक्ट भाई ऐसे भी हो सकते हैं ना जो हमारे तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना भाई, एट द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो हो सकता है कि उस समय हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हों जो प्रेजेंट उस समय नहीं थे और आज के
समय में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइबर लॉज। अब आज हम साइबर लॉज की बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं। अब ये तो हमारा जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था या उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, साइबर लॉज तो नहीं थे, राइट? तो ऐसा अब कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं है, उस पर लॉ कौन बनाए? तो अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स। रेसिड्यूअरी यानी कि बचे हुए सब्जेक्ट्स, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स या रेसिड्यूअरी पावर्स। और रेसिड्यूअरी जो पावर्स होती है, दे ऑलवेज वेस्ट विद द यूनियन को, राइट? सो the subjects which do not find place in any of the three lists, ठीक है? जो हमारे किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है? द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट आर कॉल्ड रेसिड्यूअरी पावर्स only central government can make laws over the subjects mentioned as the residuary powers, राइट? तो यहां पर आप देखो तो इंडिया के अंदर मैंने आपको बोला था कि क्वासी फेडरल है, तो क्वासी फेडरल में भी आप देखो कि हमारा पावर्स का एक प्रॉपर डिवीजन आपको मिलता है, ठीक है? और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की फेवर में भी है। कभी कभी हम एक क्वेश्चन, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में है, ठीक है? इसको जस्टिफाई करो। तो यू कैन गिव द पॉइंट्स कि भाई हमारा सेंट्रल लिस्ट में, जो हमारे यूनियन लिस्ट है, उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जबकि हमारा जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये भाई आपने जो है वो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा सब्जेक्ट्स आपने दिए हुए हैं और वो सारे के सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के दिए हुए हैं, ठीक है? फिर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स, ठीक है, उन पर हमारा दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं। लेकिन इन केस अगर दोनों जो है अगर लॉ बना देती हैं तो हमारा सेंट्रल लॉ जो है वो वहां पर प्रिवेल करेगा। और फिर हम रेसिड्यूअरी पावर्स के केस में भी देखते हैं कि रेसिड्यूअरी पावर्स के केस में भी हमारा रेसिड्यूअरी पावर्स दे आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 3 पॉइंट, रेसिड्यूअरी पावर्स दे आर गिवन इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है वो हमारा किसके फेवर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि हमारा इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है, राइट, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन।
अब जो होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन होता है, उस होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे सभी स्टेट्स की जो पावर्स होती है, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो सेम नहीं होती। इट मे बी कि कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ स्पेशल पावर्स को एंजॉय करें, है ना। तो इंडिया के अंदर भी व्हाट डू वी फाइंड इन इंडिया स्टेट्स like Assam, Mizoram, Nagaland, right, and Arunachal Pradesh enjoy some special powers provided to them under article 371, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको कुछ स्पेशल पावर्स देती हैं, और ये पावर्स हमारे किस में मेंशन है, आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पावर्स हैं, ये जो स्पेशल पावर्स हैं, या हम कहें ये जो स्टेट्स हैं, ये स्पेशल पावर्स को एंजॉय करते हैं, स्पेशली इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, आपके लोगों के जो लैंड राइट्स होते हैं, इंडिजीनियस लोगों के जो लैंड राइट्स हैं, राइट, या उनका जो कल्चर है, या प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट है इन गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। सो दे enjoy these special powers in relation to the land rights of indigenous people, right, or their culture, right, their culture and preferential employment in government services। ठीक है, हमारा कोई भी सिटीजन जो इन स्टेट्स का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, इंडिजीनियस रेजिडेंट नहीं है, यानी कि इन स्टेट्स को बिलोंग नहीं करता है, वो ना तो यहां पर लैंड खरीद सकता है और ना ही कोई घर खरीद सकता है परमानेंटली वहां रहने के लिए, यानी कि वो परमानेंटली वहां पर सेटल नहीं हो सकते। तो ये क्यों किया गया है कि उनके कल्चर को, उनका जो एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि भाई जो हमारा एक फेडरल कंट्री होता है, अब फेडरल कंट्री के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो फंडामेंटल होता है,
यानी कि वो हमारा किसी भी तरह से, यानी कि बेसिकली आप कहो कि कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर उसको चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर वो अपनी मर्जी से उसको चेंज करना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो द बेसिक structure of the constitution cannot be changed unilaterally by any single level of government, कोई भी हमारा सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो हमारा कोई भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकता। व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर मान लीजिए कोई भी हमारा चेंज होना है कॉन्स्टिट्यूशन में, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल amendment requires the approval of two-third majority of both the houses of the parliament, यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट है इसके दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये हमारा क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए, यानी कि दोनों हाउस जो है वो इसको पास करें 2/3 मेजोरिटी, राइट? 2/3 मेजोरिटी of the parliament, okay, 2/3 majority of both the houses of the parliament, and must be ratified by at least 50%, at least 50% of the states, यानी कि आधे से ज्यादा स्टेट्स, कम से कम आधे स्टेट्स जो है वो इसको क्या करें? रेटिफाइड करें, यानी कि इसको अप्रूव कर लें, इसको एक्सेप्ट करें, यानी कि वहां के जो स्टेट लेजिस्लेचर्स भी हैं उनके अपने लेजिस्लेचर्स इसको अप्रूव करें। ओनली देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज पॉसिबल है, राइट? देन अब किसी भी फेडरल कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी पावर्स को डिफाइन कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर या टैक्सेस के डिवीजन को लेकर उनमें डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और होते भी। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हु वुड सेटल द डिस्प्यूट? जो हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो भी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सेटल करेगा? तो इफ अ डिस्प्यूट इज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वहां पर हमारा उसका सेटलमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट।
But if the dispute is between the central government and the state government, right? So such disputes are settled by the Supreme Court. Okay? So this is what the court, the Supreme Court, the Supreme Court, the Supreme Court and the high courts have the power have the powers to interpret the constitutional provisions. ये क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, उनको ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एंड सेटल disputes between different levels of government. Right? Now ये तो बात हुई उनकी पावर्स की. हम बात करते हैं टैक्सेशन की. भाई जो भी हमारे टैक्सेस होंगे वो कौन कौन से टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगी, कौन सा आपका स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करेगी, कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपोज करेगी, और किस तरह से वो आपस में डिवाइड होंगे. क्या ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगी, या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शेयर करेंगी आपस में. तो दैट इज व्हाट अगेन यहां पर फिर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द कॉन्स्टिट्यूशन specifies the constitution specifies the sources of income for each level of government. ठीक है. जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं हमारे, उनकी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होंगे, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो जनता से कलेक्ट करेंगे टू कैरी आउट देयर डे टू डे फंक्शंस. राइट? Is it clear? For each level of government to carry out their day to day administrative and other functions. Right? अब एक चीज और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर. अब हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हमने बात कर लिया. व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, या यूनियन टेरिटरीज का क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? देखो हमारे इंडिया के अंदर कुछ हमारी ऐसी एरियाज भी हैं जो हमारे इतने लार्ज नहीं है. दे आर नॉट सो बिग कि हम उनको जो है एक स्टेट का स्टेटस दे सकें. एंड दे आर ऑल्सो नॉट मर्ज्ड विद एनी अदर स्टेट.
उनको किसी दूसरे स्टेट के साथ भी हमने मर्ज नहीं किया। इस तरह के जो एरियाज हैं, ये जो एरियाज हैं हम इनको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज का जो गवर्नेंस होता है, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन हैज सम स्पेशल पावर्स टू गवर्न द यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, वो इन यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करती है एज पर द प्रोविजंस, और यू कैन से द स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल पावर्स गिवन टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो विद दिस, इन सारे फैक्ट्स को, इन सारे फीचर्स को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, यू विल बी रियलाइज, और साथ में जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप रीड आउट करेंगे, गो थ्रू माय वीडियो, ठीक है, जो हमारा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पर है, तो ऑब्वियसली आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ, इंडिया जो है, हालांकि इसको कहीं भी फेडरल कंट्री मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये रियली एक फेडरल system. So thank you for watching this video. If you like my video, ठीक है, then please comment over it. और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी, इनक्रेडिबल स्कॉलर को भी सब्सक्राइब करें, and till then keep on learning.